आओ आओ पक्षियों, ताजी ताजी मछली ले लो, बड़ी बड़ी बिना कांटों वाली मछली ले लो। तभी मीनू चिड़िया वहाँ पर आती है। लाओ कालू कौवे, मुझे 1 किलो मछली दे दो, पर बिना कांटों वाली। हाँ हाँ, अभी देता हूँ बिना कांटों वाली मछली। कालू कौवे का तो ये मछली का व्यापार दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा था, पर कालू कौवे को तो और भी ज़्यादा मुनाफे की लालच थी। रानी, मेरा ये व्यापार तो चल रहा है, परंतु कमाई कुछ अच्छी नहीं होती मेरी। हाँ, हमारे सारे पैसे तो बस भोजन खाने में ही चले जाते हैं। इस तरह तो हम कभी भी अमीर नहीं हो पाएंगे। इस जंगल में तो काफी सारे पक्षियों ने अपनी दुकानें खोली हुई थीं। बुलबुल की दूध की दुकान थी। बुलबुल पक्षियों को ताज़ा ताज़ा दूध बेचती थी। और इधर मीनू चिड़िया की अपनी ताज़ी ताज़ी सब्जियों की दुकान थी। और यूं तोते का भी अपना फलों का कारोबार था। सारे पक्षी अपनी अपनी दुकान से बहुत खुश थे, पर कालू कौवे की इतनी बड़ी दुकान थी, फिर भी कालू कौवा खुश नहीं था। एक सुबह कालू कौवे के घर पर बाजू चिल्लाती है। दोस्त चील, तो मेरे घर में कहाँ से घुस आई? चलो बाहर निकलो, निकलो यहाँ से बाहर। कौवी कौवी, मेरी बात सुनो। मैं तुम दोनों को नुकसान पहुँचाने नहीं आई, बल्कि मुझे तो तुम्हारे पति कालू से बहुत जरूरी काम है। मुझसे काम है? हाँ बोलो चील, तुम्हें भला मुझसे क्या काम है? देखो कौवे, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अमीर होना चाहते हो, परंतु तुम्हारी इतनी कमाई नहीं होती दुकान से। पर हाँ, अगर तुम मेरा एक काम करोगे तो तुम बहुत अमीर बन जाओगे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मुझे अमीर जरूर होना है। मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? तुम्हारी मछली के मांस की दुकान है ना, और मैंने देखा है कि तुम्हारी दुकान पर हर समय काफी पक्षियों की भीड़ रहती है। मैं बस चाहती हूँ कि तुम्हारी दुकान पर आए हुए पक्षियों को मारकर उनका मांस तुम मुझे दे दिया करो, और बदले में मैं तुम्हें बहुत धन दूंगी। हाय रे बाजू चील, ये तो बहुत मुश्किल काम है। अगर कालू जी पकड़े गए ना तो इन्हें फांसी भी हो सकती है। नहीं, पकड़े जाने का तो सवाल ही नहीं बनता, और कोई पक्षी भी तुम पर शक भी नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारी तो खुद ही मछली के मांस की दुकान है, और सब पक्षी तो यही समझेंगे कि मैं तुमसे मछली का मांस खरीद रही हूँ। सोच लो भाई कौवे, अगर ये काम कर सकते हो तो मुझे जल्दी बताओ, क्योंकि ये काम करके मैं तुम्हें बहुत अमीर बना दूंगी। कालू कौवा बड़ा ही लालची था। वे पैसों की लालच में कुछ भी कर सकता था। मैं अमीर होने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे मंजूर है बाजू चील, मैं ये कर सकता हूँ। तो ये लो कौवे, तुम्हारा पहला इनाम। बाजू चील कालू कौवे को पहला इनाम देकर वहां से चली जाती है। हाय रे कालू जी, देखें तो जरा कितने सारे पैसे देकर गई है। लगता है अब हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए। बाजू चील के जाते ही कालू कौवा आकर अपनी दुकान खोल लेता है। आजो आजो पक्षियों, ताजी ताजी मछली ले जाओ, और वो भी बिना कांटों वाली, सिर्फ 100 रुपए में। आजो आजो, जल्दी आ जाओ। अरे वाह, बिना कांटों वाली मछली, और वो भी सिर्फ 100 रुपए में। चलो, अपनी पत्नी के लिए ले जाता हूँ, खाकर खुश हो जाएगी। मछली खरीदने कबूतर कालू कौवे की दुकान पर आता है। कालू कौवे, बिना कांटों वाली 1 किलो मछली दे दो मुझे। हाँ भैया, अभी देता हूँ, पर कबूतर भाई, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जरा मेरी दुकान के अंदर तो आना। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं आता हूँ दुकान के अंदर। कबूतर जैसे ही दुकान के अंदर आता है तो वे दुष्ट कालू कौवा अपने बड़े से चाकू से कबूतर को मार देता है। कुछ ही देर में बाजू चील आकर कबूतर का मांस ले जाती है, और बदले में कालू कौवे को काफी ज्यादा पैसे दे देती है। फिर अगले दिन जब जग्गू पक्षी कालू कौवे की दुकान में आता है। कालू कौवे, मुझे 10 किलो बिना कांटों वाली मछली दे दो। मैं अपने जंगल के सब पक्षियों की अपने घर पर दावत कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अभी देता हूँ, पर इतनी सारी मछली का वजन मैं अकेले नहीं उठा सकता, इसीलिए आपको अंदर ही आना होगा दुकान के। अच्छा, मैं आता हूँ फिर दुकान के अंदर। जग्गू पक्षी भी जैसे ही दुकान के अंदर आता है तो कालू कौवा इस बात का फायदा उठाकर जग्गू पक्षी को भी अपने चाकू से मार देता है। इसी तरह अब रोजाना ही कालू कौवा किसी न किसी पक्षी को मार रहा था, और किसी भी पक्षी को शक भी नहीं हो रहा था कालू कौवे पर। उल्लू सैनिक, मैंने सुना है कि जंगल के कुछ व्यापार पक्षी बहुत बेईमानी कर रहे हैं।
नाप तोल में भी कमी कर रहे हैं और तौर पक्षियों को खराब माल बेच रहे हैं। अब मुझे तुम ये बताओ, क्या ये सच बात है? हाँ मिट्ठू महाराज, ये बात एकदम पक्की है। जंगल के काफी पक्षी बेईमान हो गए हैं, परंतु जो गलत काम कर रहा है हम उससे कैसे पकड़ेंगे? हमें तो कोई सबूत चाहिए। सबूत के बगैर तो हम किसी पक्षी को कुछ नहीं कह सकते। इसका भी उपाय है मेरे पास। उल्लू सैनिक, आज रात को जब सारे पक्षी सो जाएं, तो तुम चुपके से जाकर सब पक्षियों की दुकानों पर छुपाकर कैमरा लगा देना। फिर जो भी पक्षी गलत काम कर रहा होगा हम उससे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। रात हो जाती है। मिट्ठू महाराज के हुक्म पर उल्लू सैनिक चुपके से सब पक्षियों की दुकान पर छोटे छोटे कैमरे फिट कर देता है। मानो चिड़े, तुम यहाँ बैठकर दुकान का ध्यान रखो। मैं अभी जाकर कालू कौवे से मछली खरीद कर ले आती हूँ। आज मेरा मछली खाने का बहुत मन है। तो मम्मा, मैं जाता हूँ ना, मैं जाकर ले आता हूँ कालू अंकल से मछली। फिर मानोचेड़ा कालू कौवे की दुकान पर चला जाता है। वहीं वे चालाक बुलबुल भी रोज की तरह आज भी अपने दूध में काफी सारा पानी मिला रही थी, पर उसे ये नहीं पता था कि कैमरे की मदद से ये सारा कुछ मिट्ठू महाराज भी देख रहे थे। दूध में पानी मिला रही है, इस बुलबुल को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सैनिक, बुलबुल तो पकड़ी गई, और किसी दुकान का दिखाओ मुझे। उल्लू सैनिक कंप्यूटर पर कालू कौवे की दुकान का दिखाता है। कालू अंकल, मुझे 1 किलो मछली दे दो। बेटा, तुम दुकान के अंदर आकर ले लो। आज मेरे पैरों में बहुत दर्द है, इसीलिए मैं नहीं दे सकता। मानोचेड़ा दुकान के अंदर आता है तो कालू कौवा मानोचेड़े को भी उस चाकू से मार देता है। अब इसका भी मांस में चील को देकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। बुलबुल तो बुलबुल, ये कालू कौवा तो हद से आगे बढ़ गया है। ये तो सरेआम पक्षियों को मार रहा है। तभी कालू कौवे की दुकान पर बाजू चील मांस लेने आती है। चलो कौवे, जल्दी करो, जल्दी से इसका मांस निकाल कर मुझे दो। तभी मिट्ठू महाराज उस दुकान को चारों ओर से अपने सैनिकों से घेर लेते हैं। बाजू चील, कालू कौवे, भागने की बिल्कुल कोशिश मत करना, हमने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है। अरे पर मिट्ठू महाराज, कालू कौवे ने किया क्या है? मिट्ठू महाराज मीनू चिड़िया को सारी बात बताते हैं। हाय रे मेरा बेटा, कालू कौवे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम एक पक्षी होकर पक्षियों को कैसे मार सकते हो? अब तो कालू कौवे और बुलबुल को लाकर पिंजरे में कैद कर दिया जाता है। बुलबुल तो अपने गलत कामों की वजह से कुछ सालों के लिए पिंजरे में कैद हो गई थी, पर कालू कौवे को तो 2 दिन के बाद फांसी का ऑर्डर मिल गया था। 2 दिन में कालू कौवे को फांसी हो जानी थी। मीनू चिड़िया बहुत गरीब थी। इसके पास एक छोटा सा चावलों का खेत था, जिसमें वे बड़ी मेहनत से काम किया करती थी। काश कि सोनू चिड़े आप होते और देखते कि मैंने मेहनत करके अपना एक छोटा सा खेत बना लिया है। कितने ज्यादा खुश होते आप, परंतु आप तो मुझे छोड़कर बहुत जल्दी चले गए। अरे मीनू चिड़िया, ये तुम कब से किससे बातें कर रही हो? अरे हाँ, बस वो मुझे सोनू चिड़े की याद आ रही थी। मीनू चिड़िया, तुम तो जानती हो कि जाने वाले कभी वापस नहीं आते, इसीलिए तुम बस उदास मत हुआ करो। तुम ठीक कहते हो तोते, अब सोनू चिड़े कभी वापस नहीं आएंगे। अच्छा मीनू चिड़िया, तुम अपनी ये फसल कब काट रही हो? हाँ तोते, आज मैं ये सारी फसल काट लूंगी और दूसरे जंगल में ले जाकर ये सारे चावल बेच आऊंगी। बहुत बढ़िया मीनू चिड़िया, आज मैं भी अपने खेत में फसल की कटाई करने वाला हूँ। चलो अब मैं चलता हूँ। ये कहकर तोता वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद मीनू चिड़िया सारी फसल काटकर दूसरे जंगल बेचने के लिए ले जाती है। इस बार तो काफी अच्छा मुनाफा हो गया। चलो अब नई फसल की तैयारी भी मैं कर लेती हूँ और जाकर मैं बीज खरीद कर ले आती हूँ। थोड़ी देर बाद मीनू चिड़िया नई फसल लगाने के लिए जमीन में खड्डा खोद रही होती है, तो इसे कुछ ऐसा लगता है कि जमीन के नीचे कुछ दबा हुआ है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जमीन के नीचे कुछ दबा हुआ है? चलो थोड़ा सा और खड्डा खोद के देखती हूँ कि जमीन के नीचे आखिर क्या चीज है। मीनू चिड़िया थोड़ा और खड्डा खोदती है और जब मिट्टी को हटाती है तो वे क्या दिखती है? जमीन के नीचे तो सोने से भरे सिक्कों से एक हांडी दबी हुई होती है। मीनू चिड़िया तो सोने से भरी हांडी को देखकर काफी ही हैरान हो जाती है। हाय रे, सोने से भरे सिक्कों की हांडी,
और वो भी मेरी जमीन के नीचे। परंतु ये किसी ने मेरी जमीन के नीचे क्यों छुपाई है? अब तो ये मुझे मिली है, इसका मतलब इस पर मेरा हक है। चलो भाई, कोई देख ना ले, इससे पहले मैं इसे फौरन से अपने घर ले जाती हूँ। मीनू चिड़िया उस हांडी पर कपड़ा डालकर उसे अपने घर ले जाती है। अरे वाह मम्मा, इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से आए आपके पास? अरे मेरे बच्चों, मेरे हाथ ये खजाना लग गया। पता है, आज मैं जब खुदाई कर रही थी तो मुझे ये जमीन के नीचे से मिला, और वो भी हमारे खेत की जमीन के नीचे से। इसका मतलब इस पर हमारा हक है। सोनू चिड़िया और मानो चिड़ा तो ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये सारा कुछ कालू कौवा भी बैठा देख रहा होता है। इतने सारे सोने के सिक्के, और वो भी इस गरीब मीनू चिड़िया के पास। इसके पास इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से आए? कहीं मीनू चिड़िया ने चोरी तो नहीं शुरू कर दी ना? नहीं नहीं, मीनू चिड़िया ऐसा नहीं कर सकती। चलो बच्चों, अब मैं इस हांडी पर कपड़ा डाल देती हूँ ताकि किसी को पता न लगे कि इसके अंदर काफी सारे सोने के सिक्के हैं। अब बस मैंने ये सोच लिया है, मैं ये सारे सोने के सिक्के हमारे जंगल के सबसे अमीर पक्षी उल्लू सेठ को बेच दूंगी, और फिर हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। फिर तो हम अपना एक बड़ा सा घर भी खरीद सकते हैं। मम्मा, कितना अच्छा हुआ ना कि आपको ये सोने से भरे सिक्कों की हांडी मिल गई और हमारे दिन बदल गए। अच्छा, तो ये सिक्कों से भरी हांडी मीनू चिड़िया को कहीं से मिली है। काश कि ये सिक्कों से भरी हांडी मुझे मिल जाती। कालू कौवा इतना सारा सोना देखकर लालच में आ जाता है और फौरन से अपने घर में चला जाता है। कालू कौवा घर में आकर रानी कौवी को सारी बात बताता है। अरे क्या बात कर रहे हैं? इतने सारे सोने के सिक्के मिले मीनू चिड़िया को? मुझे तो सुनकर ही बेचैनी हो रही है। काश कि कालू जी, वे सोने से भरे सिक्कों की हांडी हमें मिल जाती तो हम कितने ज्यादा अमीर हो जाते। ये काशलव हमारे लिए नहीं बना। तुम तो जानती हो ना कि मैं अमीर होने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और वे सोने के सिक्कों से भरी हांडी चोरी करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। हाँ, हमें सब कुछ बहुत ही सावधानी से करना पड़ेगा। रानी, मैं चोरी करने अकेले नहीं जाऊँगा, बल्कि तुम भी मेरे साथ चलोगी ताकि तुम्हें पता तो लगे कि चोरी किस तरह से करते हैं। रात हो जाती है। मीनू चिड़िया और उसके बच्चे आराम से सो जाते हैं। तभी ही कालू कौवा और रानी कौवी चुपके से मीनू चिड़िया के घर के अंदर आ जाते हैं। अरे कालू जी, वे हांडी कहाँ है जिसमें सोने के सिक्के हैं? रानी, वे सामने ही तो रखी है। मीनू चिड़िया ने उसके ऊपर कपड़ा डाला हुआ है ताकि किसी को पता न लगे। चलें तो फिर कालू जी, जल्दी से लेकर चलते हैं इसे। फिर कालू कौवा और रानी कौवी वे हांडी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। रानी कौवी तो इतने सारे सोने के सिक्के देखकर मानो पागल ही हो जाती है। मैं क्या बताऊं भाई, क्या बताऊं। इस समय मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि जैसो मैं कोई रानी हूँ। देख लो रानी, तुम्हारा सिर्फ नाम रानी था और आज तुम खुद रानी बन चुकी हो। सुबह हो जाती है। मीनू चिड़िया हांडी की चोरी देखकर काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि उसके बच्चों के सारे सपने जो टूट गए थे। मम्मा, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हमने तो क्या क्या सपने देखे थे कि हमारा अपना घर होगा, परंतु अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। न जाने मेरी हांडी किसने चुरा ली, मैंने तो किसी को बताया भी नहीं था। मम्मा, आप उदास मत हो। जिसने भी हमारी हांडी चोरी की होगी, देखना उसको भी बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। सोनू चिड़िया, तुम ठीक कहती हो। वे सोना हमारे नसीब में ही नहीं था। जाने दो। अच्छा चलो, अब मैं अपने खेत में जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगी। थोड़ी देर के बाद जंगल में एक बादल आता है। पक्षियों, कल से तुम्हारे जंगल में तेज बारिशें शुरू हो जाएंगी। आज का दिन है तुम सब पक्षियों के पास, अपनी अपनी तैयारी कर लो। काश कि मेरे पास वे सोने के सिक्के होते तो मैं उसे बेचकर अपने लिए एक घर खरीद लेती, परंतु मेरे और मेरे बच्चों के नसीब में शायद इस बार भी बारिश में भीगना ही लिखा है। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवे ने वे सारे सोने के सिक्के जंगल के सबसे अमीर पक्षी उल्लू सेठ को बेच दिए होते हैं, और अब कालू कौवा उन पैसों से अपना एक बड़ा सा घर और अपना एक सब्जियों का खेत खरीद लेता है। देखा रानी, तुम्हें मुझसे शादी करके कितना फायदा हुआ है। आज तुम असल की रानी बन गई। बस फिर अगले दिन जंगल में जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। चलो मेरे बच्चों, इस घर में रहना खतरे से खाली नहीं। ये घर बहुत कमज़ोर है, किसी समय भी टूट सकता है। पर मम्मा, हम इतनी तेज़ बारिश में कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो रहने के लिए और कोई जगह नहीं है। चलो मेरे साथ चलो तुम दोनों। बारिश से बचने के लिए तो
कोई ना कोई जगह मिल ही जाएगी। मीनू चिड़िया केलों के बड़े बड़े पत्तों से छत बनाकर अपने बच्चों के साथ आराम से बैठ जाती है। बच्चों, बस ये बारिशें गुजर जाएं, उसके बाद तो मैं बहुत मेहनत करके अपना एक मजबूत घर बना लूंगी। वहीं दूसरी तरफ उल्लू सेठ के घर की छत टूट जाती है और घर में बारिश का पानी आने लगता है। अरे बाप रे बाप, मेरे घर की छत कैसे टूट गई? मैंने तो ये घर बहुत ही महंगे दामों में बनवाया था। मैं उस कबूतर कारपेंटर को छोड़ूंगा नहीं। उसने मुझसे इतने सारे पैसे भी ले लिए और मेरा घर इतना ज्यादा कमजोर बनाया। तभी उल्लू सेठ की नज़र अपने सोने के सिक्कों पर पड़ती है। वे सोने के सिक्के तो बारिश का पानी पड़ते ही अपना रंग बदल लेते हैं। अरे ये क्या, इन सोने के सिक्कों का तो रंग ही बदल गया। इसका मतलब इन पर रंग किया हुआ था और ये नकली हैं। इतना बड़ा धोखा। कालू कौवे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सब्र करो, आ रहा हूँ मैं। फिर उल्लू सेठ सैनिक पक्षी को लेकर कालू कौवे के घर के पास आते हैं। कालू कौवे, बाहर निकलो कालू कौवे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उल्लू सेठ की आवाज़ सुनकर जंगल के कुछ पक्षी भी वहाँ पर आ जाते हैं। अरे उल्लू सेठ, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हो? धोखेबाज चला कालू कौवे, तुमने मुझे नकली सोने के सिक्के देकर मुझसे इतने सारे पैसे ले लिए। देख लो, बारिश का पानी पड़ते ही इन सिक्कों का रंग ही बदल गया। हाय रे, ये कैसे हो गया? तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, इसीलिए मैं सैनिक को भी साथ आया हूँ। सैनिक पक्षी, पकड़ लो इस कालू कौवे को। फिर सैनिक पक्षी कालू कौवे को पकड़कर ले जाता है और उल्लू सेठ भी रानी कौवी को उसी के घर से निकाल देते हैं। शुक्र है कि वे नकली सोने के सिक्के मैंने उल्लू सेठ को नहीं बेचे, वरना आज कालू कौवे की जगह मैं बंदी बन जाती। चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है।